नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करता है। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए आपको बताते हैं हम कि जनवरी 2026 में नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने धातु क्षरण से निपटने के लिए कार्बन क्वांटम डॉट्स किस कृषि अवशिष्ट से विकसित किए गए। तो गन्ने का खोई या चावल का छिलका या केले के छिलके या सेब के पत्ते जो हैं, ये चार आपको ऑप्शन दिया है। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेब के पत्ते हो जाएंगे। सेब के पत्ते हो जाएंगे। देखिएगा, खास करके बात करेंगे जब हम लोग सेब खाते हैं। सेब में क्या मिलता है जी, हमको विटामिन ए और विटामिन सी मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इससे हड्डियां भी मजबूत होती है, ये भी याद रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सेब के पत्ते से भी कुछ हो जाएगा तैयार? तो याद रखिएगा कि नागालैंड विश्वविद्यालय और बीजिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ऐसे कारनामा करके यह दिखा दिया है कि हाँ भाई, कार्बन क्वांटम डॉट्स का निर्माण कर दिया। अब ये कार्बन क्वांटम डॉट्स जो होते हैं किस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए इसमें देखा जाए, ये जो कार्बन क्वांटम डॉट्स जो है, यह प्रक्रिया यानी कि हरित एक प्रक्रिया होती है, हरित हरित हाइड्रोथर्मल। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक बर्तन लिया जाता है, इस बर्तन में पानी रखा जाता है और इस पानी में क्या किया जाता है, पत्ता को रख दिया जाता है और इसको उच्च तापमान और उच्च दाब पर रखकर गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस पत्ते को महीन कणों में तोड़ा जाता है। जब इसको माइक्रोस्कोप से जब हम लोग देखते हैं तो एक नैनो आकार का दिखाई देता है और खास बात इसमें यह है कि यह अपने आप में एक चमकने का गुण भी रखता है। यानी कि कार्बन क्वांटम डॉट जो है ये अपने आप में चमकता है, ये भी बात याद रखिए। अब इसके काम क्या है, सबसे बड़ी बात है, तो हमारे वातावरण में जो क्षरण होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि जैसे कि तांबे हो गए, कोई वस्तु हो गया, उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है। तो जंग जब लग जाता है तो अब इसका लेप लगा दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसका क्षरण को रोकेगा। सीधे तौर पर देखा जाए, ये किसी भी प्रकार के कोई रसायन या केमिकल मिलाकर नहीं किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। और तांबा हो गया, जहाज हो गए, जहाज के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसमें लगाया जाएगा, पनिया जहाज हो गए, पाइपलाइन हो गया, टैंक हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीजों में अब जंग लगेगा तो उसके जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सेब के पत्ते से बनाया गया है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये नागालैंड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है, ये भी क्या करना है बाबू साहब, आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए, इसमें देखा गया कि इसकी जो वातावरण में जो क्षरण होता है, जब इसका प्रयोग किया गया तो यानी कि 94% से लेकर यानी कि 96% तक इसका सफल जो है, जो प्रशिक्षण जो किया गया वो पूरा सफल रहा है इस पर। ठीक है, तो यानी कि ये जंग जो है से लड़ने के लिए पूरी तरह से सेब के पत्ते जो है वो तैयार है, ये भी याद रखिएगा। अब आइएगा, नागालैंड में जब हम लोग प्रवेश कर ही गए तो नागालैंड के बारे में भी कुछ जान जाए हम। ठीक है, चलिए ये नागालैंड है। नागालैंड के देखा जाए, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ देता है कि नागालैंड जो है किस किस राज्यों से लगता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि उत्तर में अगर जो हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। ठीक, उसके बाद जो है दक्षिण में मणिपुर से लगता है, मणिपुर से लगता है। उसके बाद पश्चिम में बात करें तो असम राज्य से लगता है। क्या नागालैंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है क्या? हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है नागालैंड। वो नागालैंड किससे लगाता है, तो याद रखिएगा म्यांमार से लगाता है। म्यांमार से लगाता है, या इसी को वर्मा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड कब अस्तित्व में आया था, तो नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 को यह अस्तित्व में आता है और भारत का जो है 16वां राज्य बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन के अलावा कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन यानी स्टैटिक जीके जो था उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। आइए करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय
राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति का 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? नितिन गडकरी साहब ने किया कि अश्वनी वैष्णव या प्रहलाद जोशी या भूपेंद्र यादव ने किया है? तो याद रखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने ये किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बैठक जब किया गया है तो खास करके कहा गया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वन क्षेत्र, यानी कि हम बात करेंगे कि अभयारण्य हुआ और टाइगर रिजर्व को कैसे संरक्षण किया जाए, उसकी बचाव कैसे किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाव किया जाए, ये इस बैठक में ये बातें की गई है। और ये भी बात किया गया कि सीमावर्ती क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे कि लद्दाख और सिक्किम वाले जो क्षेत्र और सीमा से जो सटे हुए राज्य हैं, उन क्षेत्रों में पर्यावरण अभयारण्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके विकास के ऊपर बात किया गया। और इस प्रस्ताव में जब, यानी कि ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक में 70 प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, 70 प्रस्ताव जो है पारित किया गया और ये विकास के लिए किया गया है, क्षेत्र के विकास के लिए किया गया। और इसमें 17 जो प्रस्ताव जो था वो रक्षा के लिए किया गया, यानी कि पर्यावरण अभयारण्य और टाइगर रिजर्व जो है उसको रक्षा कैसे किया जाए, वहाँ के जो जीव जंतु है उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब जो है इसमें खास करके देखा जाए तो ये बैठक कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। ये भी आपको याद रखना। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो भूपेंद्र यादव जी ने किया है, ये भी याद रखिएगा। अब इस मिशन में ये जो बैठक हुई इसमें कहा गया है कि जल जीवन मिशन, मिशन जल जीवन मिशन के तहत जो है इसमें पानी पाइपलाइन सड़क टावर लगाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका इसके स्वास्थ्य, यानी कि जो हमारे जीव जंतु है उनके स्वास्थ्य के बारे में बात कहा गया है। उसके बाद जो है इस परियोजना में देखा जाए पेयजल हो गया, यानी कि पानी की बात किया गया है, पाइपलाइन हो गया, सड़क निर्माण हो गया, टावरें लगाई जाएगी, ये सभी करके विशेष करके आपको इस पर ध्यान दिया गया और इस प्रस्ताव में बात किया गया, इस बैठक में बात किया गया। तो आप इसके बारे में जाने थोड़ा सा, आइए हम लोग आगे और जानते हैं। अब आपसे कभी भी पूछ दे कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बस याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी देख ले तो। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो दूसरे नंबर पर हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ जाता है, यानी कि हम उसको सीजी बोल सकते हैं, सीजी छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आ जाता है, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र आ जाते हैं, ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, दिमाग में क्या आएगा, क्वेश्चन भी पूछता है कि हम लोग तो ये देख लिए कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर, घनत्व के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि घनत्व के हिसाब से बताइए कि कहाँ पर। तो घनत्व में जो होगा वो आपका हो जाएगा मिजोरम में, मिजोरम। यहाँ पर 84.53% जो है यहाँ पर आपको वन मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी घनत्व के हिसाब से दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये भी याद रखेगा। उसके बाद मेघालय है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये वनों की गिनती कैसे होती है, यह रिपोर्ट की शुरुआत कब से होती है, ये भी आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा 1987 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है, वनों की गिनाई किया जाता है, उसके बाद ये रिपोर्ट पेश किया जाता है। और ये कितने साल पर रिपोर्ट पेश किया जाता है? तो 2 साल पर रिपोर्ट पेश किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 2 साल पर रिपोर्ट आता है और 1987 से ये शुरू किया गया है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ जाने, ठीक है, स्टैटिक जीके के बारे में भी जाने, करंट अफेयर से संबंधित जो था उसके बारे में भी जाने। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जेएमडब्ल्यूटीसी मुंबई के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में किस वर्ग के भागीदारी का सुदृढ़ करने की बात कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि पीएसयू या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां या विदेशी कंपनियां या एमएसएमई के द्वारा किया गया, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब जो है यानी कि जेम और डब्ल्यूटीसी की बात करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और डब्ल्यूटीसी यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन दोनों के बीच क्या किया गया कि समझौता किया गया और कहा गया है कि विकास के भागीदारी के बाद में बारे में इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि समझौता हुआ कि एमएसएमई जो है उस क्षेत्र में कैसे विकास और बढ़ोतरी और भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे बढ़ावा किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए, इनके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो एमएसएमई, अब ये एमएसएमई क्या है, ये हम लोग देते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है ये एमएसएमई के अंतर्गत ही एमएसएमई है। ठीक है, अब ये देखा जाए कि इसमें क्या क्या आता है, तो यानी कि देखा जाए 6,500 से ऊपर जो है ये आपको इसमें कंपनियां वगैरह जो वस्तुएं जो तैयार वगैरह होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। यानी कि कोरोना टाइम की बात करेंगे, कोरोना जब लगा हुआ था तो एमएसएमई जो है इसकी भागीदारी देखा जाए तो सबसे ज्यादा था। ठीक है, यानी कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें 30% इसी का योगदान होता है। कितना, तो 30% इसी का योगदान होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जब बजट वगैरह पेश किया जाता है तो इस पर खास करके ध्यान दिया जाता है एमएसएमई पर। ठीक है, अब एमएसएमई जो है इसका मंत्री कौन है, अभी ये भी आपसे पूछ देगा, तो जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी। ठीक है, मांझी जी है, ये गया लोकसभा से है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखा जाए 30% भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान रहता है, और इससे देखा जाए तो 50% से ऊपर की बात करेंगे ये निर्यात करता है। ठीक है, दूसरे देशों में। ठीक है, दूसरे देशों में यह क्या करता है कि वस्तु को तैयार करके भेजता है, यानी कि निर्यात करता है, 50% से ऊपर निर्यात करता है। और इसमें जो लोगों को देखा जाए यानी कि रोजगार की अगर हम बात करें, रोजगार, तो रोजगार देखा जाए तो इसमें जो है 65 से लेकर 70% लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। इसमें खास करके देखा जाए फर्नीचर आपको देखा जाए, मोटरसाइकिल वगैरह आ जाता है, ब्यूटी पार्लर आ जाता है, जो लिपस्टिक उपस्टिक बोलता है ना ठोर रखने के लिए, वो भी इसी में आता है। सैलून के सामान आ जाता है, कॉपी किताब बुक वगैरह दर्जी वर्जी जितने भी ये सभी कॉस्मेटिक वगैरह जितने भी सामान है सब इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एमएसएमई के द्वारा छोटे जितने मध्यम लघु उद्योग जो होते हैं सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब कोरोना जब आया था तो N95 जो मास्क होता है, किट वगैरह जो होते हैं, वो चाइना जो क्या किया था कि डुप्लीकेट सामान हमारे भारत में भेज दिया था, और जब भारत में भेजा, भारत ने इसको क्या किया वापस लौटा दिया, कहा कंटेनर में भेजकर भेज दिया, कहा कि ले जाओ तुम अपना सामान रखो। चाइना कहता है कि आपको यूज करने नहीं आ रहा है, आप हमारे वस्तु यानी जो हम सामान भेजे थे आप उसको वापस भेज दे, यानी कि क्या है आपको यूज करने नहीं आ रहा। यही एमएसएमई जो था कहा कि ठीक है हम अपना यूज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, और इनका योगदान जो था सबसे ज्यादा रहा, और आज भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म में यानी कि एमएसएमई जो है इसमें अब महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की बढ़ोतरी किया जाए, और उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक लाभदायक काम आएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जाए एआई के माध्यम से और डिजिटल मार्केटिंग में एआई के माध्यम से लोगों को अब जानकारी दिया जाएगा और साझा किया जाएगा, ये इसमें बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों को देखते हैं। चलिए चलिए आइए चौथा नंबर कह रहा है कि 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर दिया है इलैया राजा या A.R. रहमान, अमित त्रिवेदी या विशाल भारद्वाज, ये 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। आपको मालूम है कि यह व्यक्ति जो है ये 4,000 से ऊपर या सॉरी 1,000 से अधिक फिल्मों के लिए ये संगीत की रचना किए हैं और उन्हीं को ये पुरस्कार मिला है, यानी कि पद्मपाणि स्मृति चिन्ह, और आपको इसमें 2 लाख रुपए के राशि नगद मिलेगा, ये भी याद रखना, नगद मिलेगा। ठीक है, यह पुरस्कार जो है ये कहां से, तो मुंबई में दिया जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर में यह आयोजन किया गया है। और यह जो 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो ये इनको ये पुरस्कार मिल रहा है, आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में देखते हैं हम लोग, कभी 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 फिल्म वगैरह से पूछ देता है कि ये अवार्ड कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा उसके बारे में थोड़ा सा। ऑस्कर अवार्ड की बात करेगा, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्मी दुनिया में दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत जो होती है 1929 में होती है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर देखें हम लोग दादा साहेब, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो होती है 1969 में होती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपसे पूछे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पुरस्कार इसकी शुरुआत जो है 1954 में होते हुए। आईफा पुरस्कार, आईफा जो है इसकी शुरुआत जो है 2000 में होती है। एक स्क्रीनिंग पुरस्कार जो होता है, ठीक है, स्क्रीनिंग अवार्ड जो होता है, वो भी पुरस्कार जो है या फिल्म की दुनिया में ही दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और उसके बाद कांस फिल्म फेस्टिवल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपके पुरस्कार के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, लेकिन बढ़ने से पहले देखा जाए कि इसमें दो शब्द आपको दिखाई दे रहा, और वो शब्द अगर जो हम चर्चा करें उस शब्द पर, तो कहीं ना कहीं जो है आपसे वहां से क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक अजंता दिखाई दे रहा है, एक एलोरा दिखाई दे रहा है। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि क्या कह रहा है। देखिएगा, अजंता की गुफा जो है, ये अजंता की गुफा, इसमें गुफाओं की संख्या कितना है, तो 29 गो है, ठीक है। अब ये गुफा कहां पर है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जिला पड़ता है, ठीक है, औरंगाबाद। इस औरंगाबाद जिला में ये है, ठीक है। और ये सहाद्री पर्वतों पहाड़ी जो होता है, सहाद्री पहाड़ी उसको काट कर बना है, ठीक है। सहाद्री जो है उसको क्या किया हुआ है, तो काट के बना हुआ है। और ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध, बौद्ध जो होते हैं यानी कि बौद्ध मठ से, बौद्ध मठ जो है इसमें क्या है, ये लोग निवास करते हैं, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वो लोग क्या करते हैं कि निवास करते थे इसमें, ठीक है। अब ये किस वंश है, यानी कि वाकाटक, वाकाटक वंश जो है, उनके राजा जो थे हरि से, उनके द्वारा ये बनाया गया। और सातवाहन वंश के भी लोग थे इसमें, सातवाहन वंश जो है ये लोग भी इसमें संबंधित है। तो याद रखिएगा इसमें गुफा कितना है, तो 29 गो। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं उनके निवास स्थान है, ठहरने के लिए सहादी पहाड़ियों को काटकर ये बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसमें अब जो आता है सबसे बड़ी बात जो है, अब आता है कि एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो है ये जो है कहां पर है, तो ये भी महाराष्ट्र में है, और ये भी जो है औरंगाबाद जिला में है, जिला में है, ठीक है। अब इसका निर्माण देखा जाए तो ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश जो है उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया है। और इसमें भी गुफाओं की संख्या पूछ देता है कि कितनी गुफा की संख्या है, और उसमें ये कहता है कि डॉट डॉट वन से लेकर डॉट 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 तक ये गुफा किससे संबंधित है, और उसके बाद पूछता है कि उसके बाद किससे संबंधित है। तो ये आपसे कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछे कि 1 से लेकर 12 तक ले गुफा संख्या जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अब आपसे पूछेगा कि 13 से लेकर 29 तक, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू से। और 30 से लेकर 34 तक आपसे पूछे तो ये जैन से संबंधित है, जैन से संबंधित है। तो ये आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जाने। इसमें 16 नंबर जो गुफा है एक कैलाश मंदिर है, याद रखिएगा कैलाश मंदिर, 16 नंबर गुफा में कैलाश मंदिर है, ठीक है। अब ये मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम, याद रखिएगा कृष्ण प्रथम। तो ये हम लोग कुछ जानकारियां था, हम लोग जाने गुफाएं जाने, कहां पर गुफा है, किसने बनवाया था, किस वंश के शासक ने बनवाया था। उसके बाद गुफा संख्या भी जाने कि 1 से लेकर 12 को क्या है, तो 13 से लेकर 29 और आपको 30 से लेकर 34 तक की जो गुफा है उसके बारे में भी जाने। तो कुछ हमारा ये जीके का क्वेश्चन था, उसके बारे में भी हम लोग जाने। तो ये दो शब्द था, उसके बारे में हम लोग जान गए। अब देखिएगा एलोरा की जो गुफा है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा 1987 में इसको क्या किया गया, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सॉरी 87-83 में, याद रखिएगा 1983 में इसको शामिल किया गया था, 1983 में। चलिए सॉरी गलती हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वो कौन सा भारतीय शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत का 92वां ग्रैंड मास्टर बना हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए। तो कह रहा ऑप्शन देखिएगा, अर्जुन एरिगेसी, रौनक साधवानी या निहाल सरीन या आर्यन वासुदेव जो है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यह पुरस्कार की बात करेंगे, ये नई दिल्ली के व्यक्ति, ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। 21 वर्षीय खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, 92वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें इनके योगदान देखा जाए, यानी कि ये आर्मेनिया में, कहां पे तो बने हैं, ये जीते हैं तो आर्मेनिया में, आर्मेनिया जो है वहीं पर ये जीते हैं। और ये जो है जीत जो हासिल करना है, ये श्रेय किसके जाता है, तो इनके माता पिता को जाता है, क्योंकि इनके माता पिता ही इनको प्रशिक्षण दिए थे। ये किसी भी प्रकार का कोई कोच वगैरह से ये प्रशिक्षण नहीं लिए थे खेल में, इनके माता पिता के योगदान से ये जो है पुरस्कार जीते हुए, यानी कि कौन सा, तो 92 जो है ग्रैंड मास्टर पुरस्कार ये जीते हुए हैं। ठीक है, अब 92 पूछता है, 91 पूछता है, 3 को पीछे देखते हैं हम लोग। तो 91 जब आपसे पूछे तो 91 ग्रैंड मास्टर कौन था, तो वो याद रखिएगा राहुल बीएस था। ठीक है, राहुल बीएस। ठीक है, उसके बाद जो है आपसे अगर जो 90 नंबर का पूछे कि 90वां कौन है, तो इलम पार्थी, याद रखिएगा 90 नंबर पूछे आपसे तो इलम पार्थी, ये जो है ग्रैंड मास्टर पुरस्कार जीते हुए थे। भारत का पहला ग्रैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता था, तो याद रखिएगा पहला अगर जो आपसे पूछे तो विश्वनाथन आनंद जो है 1988 में यह पुरस्कार जीते हैं। महिला को पूछे कि पहली महिला कौन थी जो ग्रैंड मास्टर पुरस्कार जीती थी, तो पहली महिला कोनेरू हम्पी जो है ये पुरस्कार जीती। ठीक है, तो ये पुरस्कार, अब आपके मन में आएगा कि ये ग्रैंड मास्टर पुरस्कार जो है कैसे जीता जाता है। ठीक है, आइए हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप 90 जाने, 91 जाने और 92 जाने, तो ये आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ देते कि 91 हुआ बताइए, 90 बताइए। ठीक है, ये सब पुरस्कार, पहला कौन जीता, महिला कौन जीती, हम आपको सब बताएं और बता रहे हैं। आइए चलिए, अब जो है यह पुरस्कार किसके द्वारा, यानी कि फिडे के द्वारा दिया जाता है। फिडे जो है उसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पुरस्कार कब से शुरू हुआ है ये देखिएगा, यानी कि फिडे की स्थापना, फिडे की स्थापना कब होती है, तो 1924 में इसकी स्थापना होती है। पेरिस फ्रांस में होती है, फ्रांस में होता है। ठीक है, इसको मान्यता कब मिलता है, तो 1999 में होता है। इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछ दे तो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के लाजेन में है, लाजेन एक जगह पड़ता है, उसी जगह पर ये है। अब ये फिडे जो है, इसमें 3 जीएम नॉर्म्स होते हैं। ये पुरस्कार कैसे जीता जाता है, तो देखिएगा इसमें 3 टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के कुछ नियमें और कानूनें होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और तीनों टूर्नामेंट में आपको अच्छा प्रदर्शन अगर जो आप करते हैं, तब आप जो है या पहली कैटेगरी पार कर लेते हैं। और पार करने के बाद दूसरा की बात करेंगे, दूसरा जो होता है कि एक होता है ELO रेटिंग। EL रेटिंग जो है, इस जो है ELO रेटिंग जो है, इस रेटिंग में क्या किया जाता है, एक अंक निर्धारित किया जाता है, यानी कि 2500 अंक निर्धारित किया जाता है। 2500 अंक निर्धारित किया जाता है, खिलाड़ियों की क्षमता को देखा जाता है। और 25 या 25 से अधिक अगर जो ला लेते हैं, तब जो है वो पुरस्कार के आप लोग हकदार बन जाते हैं। और फिडे के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन कौन दिया जाता है, एक होता है CM यानी कि कैंडिडेट मास्टर पुरस्कार, दूसरा देखा जाए तो FM यानी कि फीडे मास्टर पुरस्कार, और एक होता है IM यानी कि इंटरनेशनल मास्टर पुरस्कार, और एक होता है GM ग्रैंड मास्टर पुरस्कार। तो इन सभी पुरस्कारों में से अगर जो देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार जो होता है वो ग्रैंड मास्टर पुरस्कार होता है, जो अभी कौन जीते हुए हैं, यानी कि आर्यन वार्ष्णेय जो है ये पुरस्कार जीते हुए हैं। और पहला व्यक्ति कौन था, तो वो विश्वनाथन आनंद 1988 में। महिला पूछते केनेरू हम्पी,
तो याद रखिएगा ऐसे ही ये पुरस्कार जीता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सेमोजी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑप्शन दे रहा है कि केरल सरकार की है, कि उड़ीसा सरकार की है, कि तमिलनाडु किया है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एमके यहाँ पर एक पुस्तक मेला लगा हुआ था, जब वो पुस्तक जो है पुस्तक मेला खत्म होता है तब यह उसके समापन समारोह में यह जो पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किया गया है, यानी कि तमिल सरकार एमके स्टालिन के द्वारा। स्टालिन जो है इनका ये क्या किए कि घोषणा किए हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप और विरोध रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए ये पुरस्कार जो है इसकी घोषणा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहा गया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा जो बोलते हैं उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही मराठी और बंगाली भाषा जो बोलेगा उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कर का स्पितुक गुस्तोर महोत्सव का हर साल कहां पर आयोजित किया जाता है? तो लेह पैलेस में, या स्पितुक मठ, या हेमिस मठ में, या थिक्से मठ में, ये कहा जा रहा है कि बताइए। तो ये हर साल जो है लद्दाख में किया जाता है, ये भी याद रखना है। यह महोत्सव कहां पर किया जाता है? तो ये कौन सा मत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि हमारा बी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या किया जाता है कि ये बौद्धों के लिए, यानी बौद्ध मठ, ये बौद्ध धर्म के लिए संबंधित है। स्पितुक मठ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें जो होता है शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों पर, यानी कि शांति, समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए किया जाता है। नृत्य किया जाता है और मुखौटा लगाकर जो नृत्य यहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर? तो स्पितुक जो है स्पितुक मठ जो है यहीं पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि हमारा बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये लद्दाख को गोप भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ दे कि लद्दाख जो है उसको गोप भूमि भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। हेमिस अगर फेस्टिवल पूछे, हेमिस हो गया, लोसर हो गया, याद रखिएगा हेमिस लोसर। ठीक है, लोसर फेस्टिवल अगर जब पूछे कहां पर होता है तो ये आपका लद्दाख में ही होता है, ये भी आपको याद रखना। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा रेंज व्यापक डॉल्फिन सर्वे ने किस शहर राज्य से शुरू किया है? ऑप्शन दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से, बिजनौर उत्तर प्रदेश, ऋषिकेश उत्तराखंड और पटना बिहार। ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कहां से शुरू किया गया। तो याद रखिए डॉल्फिन नदियों के सेहत का, डॉल्फिन जो होती है वो नदियों के सेहत का संकेत मानी जाती है। डॉल्फिन है तो नदी सुरक्षित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि बिजनौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजनौर उत्तर प्रदेश से ये दूसरा जो है, दूसरा रेंज व्यापक यानी कि डॉल्फिन जो है वो शुरू किया गया है, बिजनौर शहर से शुरू किया गया है, ये भी याद रखनी है। प्रोजेक्ट जो है यानी कि डॉल्फिन मिशन के तहत ये शुरू किया गया है। अब डॉल्फिनों को कहा गया है कि उनकी आवास की स्थिति क्या है, उनकी रहने की, उनकी गिनती किस चीज से खतरा है उसको, उससे बचने के लिए ये जो दूसरा जो है रेंज जो है चालू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा चरण जो गंगा जो है उसके मुख्य धारा जो उसको सेंट्रलाइज करके सर्वेक्षण किया गया है। गंगा, उसके बाद देखा जाए गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र के, गंगा के सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र जो हो गई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की वाले क्षेत्र जो है उस क्षेत्रों पर ये डॉल्फिन जो मछली जो होते हैं उसको सर्वेक्षण की बात किया गया, जांच के किया गया है कि वो कितना जीवित है, उसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, उसके बारे में बात किया गया है ये डॉल्फिन के बारे में। ठीक,
डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो जो 2009 में इसको घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये दूसरा चरण कहां से शुरू किया गया है? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा जाता है डॉल्फिन जो है प्लेनिस्टा गंगेटिका, डॉल्फिन पूछेगा प्लेनिस्टा निष्ठा गंगेटिका, ठीक है, प्लेनिस्टा गंगेटिका, गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है, यानी किसका? तो डॉल्फिन का। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और ये डॉल्फिन जो होती है मांसाहारी होती है, यानी कि मछली को खाती है, ये भी क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर जो डॉल्फिन की बात हम करें तो देखा जाए तो डॉल्फिन कहाँ कहाँ, यानी कि नेपाल, बांग्लादेश, भारत, इन तीनों देशों में देखा गया है कि डॉल्फिन पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है डॉल्फिन जो है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है हमारा बिहार पड़ जाएगा, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, झारखंड है, ये सभी राज्यों में डॉल्फिन में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो देखा जाए तो यानी कि उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन, और बिहार में अगर जो देखा जाए तो 2220 जो है यहाँ पर डॉल्फिन, यानी कि दूसरा देखा जाए तो पाया जाता है। पहला चरण कहाँ से शुरू हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो पटना से शुरू हुआ था। पटना के नाम सुने हैं, तो वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय है, वहीं पर गंगा नदी के तट जो है, उसी तट से डॉल्फिन को यहीं पर जो है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी खोला गया है पटना विश्वविद्यालय के पास। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में ही डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी है, ये भी याद रखिए। पहला चरण यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर साल देखा जाए तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए, उसके जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 फरवरी को क्या मनाया जाता है? सॉरी, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, 5 अक्टूबर को। ठीक, याद रहेगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभयारण्य जो है, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वहां पर डॉल्फिन अभयारण्य भी खोला गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है 9 नंबर करके अप्रैल नवंबर 2025-26 में वो कौन सा 2 देश भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते निर्यात गंतव्यों के रूप में उभरा हुआ है? तो आपसे पूछेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, ब्राजील और नाइजीरिया, या फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील और नाइजीरिया, ब्राजील और नाइजीरिया हो जाएंगे। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, ब्राजील और नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है 179 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर जो है, ये कहीं ना कहीं योगदान दिया है भारत को। और ब्राजील जो है 100 मिलियन डॉलर का व्यापार किया है भारत से। ठीक है, भारत से क्या हुआ? व्यापार किया है। भारत जो है जेनरिक दवाइयों की बात करेंगे तो लगभग 200 देशों में भारत जो जेनरिक दवाइयों को सप्लाई करता है, यानी कि निर्यात करता है, भेजता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि कोकबोरोको, जिसे प्रत्येक वर्ष कोकबोरोको दिवस जनवरी पर 19 जनवरी को मनाया गया जाता है, वो किस समुदाय की मूल भाषा है? ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये त्रिपुरी जो है, ये एक भाषा है, वहां पर एक आधिकारिक भाषा भी इसको घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग को आज के हमारे समाचार पत्र जो है उसमें क्या दिया है। चलिए समाचार पत्र सुर्खियों में देखा जाए क्या है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति माफी याचिका खारिज कर दी है, जो कि उस व्यक्ति दायरे की गई थी जिसे महाराष्ट्र में 2012 में 1-2 साल के अपहरण, बलात्कार और हत्या करने का दोषी पाया गया था। और यह निर्णय दर्शाता है कि संविधान भारत में मृत्युदंड के कानूनी रूप से को कैसे नियंत्रित करता है। ये हम लोगों के आज के समाचार सुर्खियों में है, तो देखिएगा क्या कह रहा है।
चलिए। चलिए, देखिए कह रहा है हमारा कि दया याचिका एक संविधान करके एक दया याचिका एक संवैधानिक उपाय है जो दोषियों को माफी, सजा में रियायत, सजा में जो है कमी या सजा निलंबन की मांग करने की अनुमति देता है, जो विशेष रूप से मृत्युदंड के मामले में हो। ठीक है, दया याचिका जो है उसके मामले से क्या करते हैं, अगर आपको मृत्युदंड हो जाता है तो हम क्या, हमारे पास हमारे संविधान में यह कहा गया है कि आप भारत के राष्ट्रपति जो है उसके अंतिम निर्णय ले सकते हैं, क्या कि आपकी जो मृत्युदंड होती है उसको सजा में भी बदला जा सकता है। तो यह एक कहीं ना कहीं एक प्रावधान है। कह रहा है कि यह सभी न्यायिक अपीलों के समाप्त होने के बाद भी अंतिम कानूनी विकल्प के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो हमारे न्याय जो है, यानी न्यायालय जो है वो अपना सजा सुना देती है, लेकिन उसके बाद में भी क्या किया जाता है, एक उपाय कहा गया कि रखा जाए। तो वो क्या है, तो लास्ट में वो भारत के राष्ट्रपति ही इसका निर्णय लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि यह प्रणाली न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटियों और अन्यायों को सुधारने का मानवीय उपाय सुनिश्चित करता है। मान के चलिए कि जज जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के, उनके द्वारा किसी प्रकार के अपराध हो गए, यानी कि कोई गलत व्यक्ति नहीं है, उसको इन लोगों ने क्या किया कि फांसी की सजा सुना दिया। तब कहा कि इसके बाद क्या होगा जी, तो इसके बाद कहा गया कि तो यही जब सर्वोपरि रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो एक विकल्प रखा गया कि भारत के राष्ट्रपति वहां पर अगर जो आपको फांसी उसी होता है तो आप उनके सामने याचिका लेकर पहुंच सकते हैं कि सर देखिए हम निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है हमको फांसी दे रहे हैं। तो उनके ऊपर है, ठीक है, वो जांच के लिए कमेटी भी बैठा सकती है और जांच पड़ताल भी हो सकता है। तो एक मौका है आपके पास। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत माफी, सजा में रियायत, सजा में कमी और सजा निलंबन अधिकार प्राप्त है, जिसे वो संघीय अपराध, मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय के मामले में शामिल है। ये इनके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए, राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद, यानी कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको अनुच्छेद 72 के तहत, और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं अनुच्छेद 61 के तहत उनको ये प्रावधान दिया गया है। कानूनी अपराधों को सीमित और सैन्य या मृत्युदंड मामले पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति के तो ये सब नियम है, लेकिन राज्यपाल महोदय है उनको कहा जा रहा है कि सैन्य विभाग से अगर किसी संबंधित है या मृत्युदंड अगर जो आपके पास आ गया लोग कि हमको माफी करवा दीजिए, तो आप नहीं कर सकते हैं। दोनों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जिसमें सख्त क्षमा शक्ति एक कार्यपालिका कार्य बनाती है, ना कि एक व्यक्तिगत विवेक। ठीक है, अनुच्छेद 72 और 161 में दया याचिका पर विचार करने के लिए कोई अनिवार्य समय सीमा नहीं है। ठीक है, यानी कि हम दया याचिका आपके पास आ गए तो उस पर हम ये नहीं कर सकते हम अभी के अभी तुरंत इसी कर दे, उस पर समय लग सकता है, ये भी याद रखिए, उसका कोई समय सीमा नहीं। चलिए, पिटीशन स्वीकार करना और बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल परिस्थितियों के अनुसार इसे अस्वीकार कर सकते हैं। आप पिटीशन अगर जो कर दिए तो राष्ट्रपति अगर जो उनको लगेगा कि नहीं हमको स्वीकार करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति के की क्षमा शक्ति अधिक व्यापक है, जिसमें सैन्य न्यायालय के निर्णय और मृत्युदंड और संघीय अपराध शामिल है। अब जो भारत के जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन राज्यपाल के सामने जो था सैन्य शक्ति और मृत्युदंड का प्रावधान जो था वो उनके पास ये नहीं था कि वो क्षमा कर सकते थे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति है इनके पास ये सभी प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल की शक्ति केवल राज्य कानूनों के नागरिक अपराधों तक सीमित है और मृत्युदंड और सैन्य सजा कर बदले में अनुमति नहीं देता। यानी कि राज्यपाल जो होते हैं उनको जो सजा माफ करने के लिए राज्य के ही कानून के नियम के अनुसार वो कर सकते हैं, बल्कि मृत्युदंड और सैन्य में उनका कोई हकदार या कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरा इसमें बात किया जा रहा है, कह रहा है कि फाइलिंग के आधार पर दया याचिका विभिन्न आधारों पर दायर किया जा सकती है, जैसे कि सदाचार, आयु, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, मानवीय कारण, न्याय की त्रुटि या पुनर्वास प्रयास पर भी किया जा सकता है। इसमें देखिए कोई दोषी वाले मामले में सामूहिक रूप से दायरा कर सकती है। पिटीशन दोषी द्वारा ही, व्यक्ति या उसके संबंधित द्वारा ही। कह रहा है कि अगर जो पिटीशन अगर जो करना है, याचिका अगर जो दायर करना है, तो वो क्या वो व्यक्ति जिसको जुर्म ठहराया गया वो व्यक्ति आकर कर सकता है, वो भी कर सकता है, या उसके सगे संबंधी जो होते हैं वो लोग भी कर सकते हैं।
मृत्युदंड की सजा पाने वाले 7 दिनों के भीतर पिटीशन करनी होती है। जब जेल कह रहा है कि 7 दिन के भीतर करिएगा। जब आपको सजा सुना दिया कि आपको मरने वाले हैं भाई, फांसी की सजा हो गई, तो कहा रहा है कि आप जो है 7 दिन के अंदर भीतर यानी कि दायरा करना होगा कि जब जेल के अधीक्षक द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अपील खारिज होने की सूचना दी जा सके। 7 दिन हो गया कि सजा हो गया, तब आप पिटीशन को क्या करिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक ले पहुंचाइए। पहुंचाने के समय दे रहा है 7 दिन तक ले, तब उसको खारिज करेगा। करेगा पिटीशन को गृह मंत्रालय को भेजा जाता है, जो संबंधित राज्य सरकार परामर्श करता है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। यानी कि पिटीशन जो है वो गृह मंत्रालय में भेजा जाएगा, यानी कि अमित शाह है उनके पास भेजा जाएगा। उसके बाद जो संबंधित जो राज्य सरकार उसको क्या करती है, परामर्श करती है कि भाई सिफारिश करती है कि इसको थोड़ा देखा जाए। मामले के अधिवक्ता जो है, अधिवक्ता या न्यायाधीश की राय और प्रमाणित मामले के रिकॉर्ड का भी मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि अधिवक्ता के पास जब भी जाएगा तो यानी कि जो बहस हुआ रहता है, वो जो प्रमाणित रिकॉर्ड होता है उसको भी वो लोग देखेगा। उसके आधार पर ही क्या किया जाएगा, आपकी सजा देखा जाएगा कि माफ करने लायक है या नहीं है, उस पर बात किया जाएगा। BNSS 2023 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज होने या उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के बाद 30 दिन के भीतर पिटीशन दायर करनी होती है, और कई दोषी वाले मामले में 60 दिन की सीमा होती है। मैंने कुछ ऐसे, जैसे कि अब यहाँ पर कह रहा है कि BNSS 2023 में अब इसको कहा गया कि 30 दिन के भीतर आप पिटीशन कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कुछ ऐसे मामले हैं जिसको 60 दिन दिया गया है। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद जो है इस टॉपिक ऑफ डे में जो था समाचार सुर्खियों में था वो खत्म हुआ। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए।